हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जेडीए जेलों के लिए जयपुर डेवलपमेंट एक्ट। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी जिसमें टेनेंसी एक्ट और स्टाम्प एक्ट कंप्लीट किया। उसके बाद में जेडीए एक्ट, जिसके हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और हर सेक्शन के साथ में एमसीक्यू को डील किया गया है। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज का चैप्टर है 9, जो सेक्शन 55 से लेके 64 तक है, जिसमें फाइनेंस, बजट और अकाउंट्स की बात की गई है। टोटल सेक्शन इसमें 10 सेक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 55 से। सेक्शन 55, फंड्स ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी के फंड्स। क्या कहता है सेक्शन कि जेडीए का एक फंड होगा अपना एक अलग, जिसका नाम क्या होगा, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड। ये इंपॉर्टेंट है। और अथॉरिटी को जो भी मनी प्राप्त होगी, जो भी चाहे वो कहीं से भी हो, वो सब इस फंड में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है, फंड के सोर्स यानी इस फंड में जो भी पैसा है वो कहाँ कहाँ से आना है। तो फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है और ग्रांट किया जा सकता है। टाइम टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के लिए भी अमाउंट दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट देती है 1 करोड़ के आसपास इनिशियल रिवॉल्विंग फंड के रूप में देती है, जो जेडीए के कामों में शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी फंड्स होगी, जो भी रिसिप्ट होगी, रिसीव जो अथॉरिटी से रिसीव की जाएगी, वो सब भी इसमें किया जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है, ये फंड जयपुर रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम को फाइनेंस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जेडी का अपना एक फ़ंड होगा जिसका नाम क्या होगा, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फ़ंड होगा। इसमें सारी रिसिप्ट और सारे डेवलपमेंट वर्क के रिसिप्ट भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, सेक्शन 55 फंड अलाउ, जेडीए के सारे पैसे इसी फंड में सेफ रहते हैं। अब देखते हैं हम सेक्शन 56। सेक्शन 56, क्योंकि ये फाइनेंस का ही चैप्टर है, लोन और फंड्स, इसमें जो लोन लिए गए उनकी बात है। तो अथॉरिटी के पास एक अलग से फंड भी होगा जिसका नाम होगा लोन फंड्स। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी लोन और बोरिंग जो ली गए वो इसमें दिया जाएगा। जबकि सेक्शन 55 में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन और ग्रांट देता है वो जमा किया जाता है, जबकि लोन के लिए एक अलग फंड तैयार किया जाता है और इस फंड से उन लोन की रीपेमेंट किया जाएगा। यानी वापस अगर लेना है तो ब्याज के साथ लौटाना भी होगा। ये बेसिकली बात तो इतनी ही करता है ये सेक्शन। फिर इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, केवल उन लोन की रीपेमेंट के लिए किया जाएगा जो अथॉरिटी ने कानून के प्रावधानों के तहत लिए हैं। ये फंड सामान्य फंड जयपुर रीजन डेवलप फंड से अलग है। क्यों अलग है, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड बात करता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट या कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए, जबकि 56 बात करता है लोन के लिए। तो दोनों अलग है। इसमें जो जमा राशि है वो सिर्फ लोन रीपेमेंट के लिए ही इस्तेमाल होगी। यानी कैसे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों का भुगतान जो भी करना है, जिससे आपने ले लिया है उसे वापस अगर देना है तो दोनों ही इस सेक्शन के तहत इस फंड से दिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी ने एक अलग से अपना और फंड बना रखा है सेक्शन 56 में। उसका नाम है लोन फंड्स, जिसके लिए सभी लोन की राशि आएगी और उसमें मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब हम 55 और 56 में बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। सेक्शन 55 क्या बात करता है, फंड्स ऑफ द अथॉरिटी। सेक्शन 55 के तहत अथॉरिटी का कौन सा फंड बनाया जाएगा, तो 55 की हेडिंग क्या थी, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड। तो आंसर हो जाएगा बी। अथॉरिटी को प्राप्त सभी रिसिप्ट किस फंड में क्रेडिट की जाएगी, तो किस में की जाएगी, जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड में। सेक्शन 55 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी को दिया जाने वाला इनिशियल रिवॉल्विंग फंड कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना था, 1 करोड़ हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से सेक्शन 55 के तहत फंड के सोर्स में शामिल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या शामिल नहीं है इसमें, स्टाफ सैलरी से कटौती, ये इसमें शामिल नहीं है। कंट्रीब्यूशन करता है, रिवॉल्विंग फंड्स 1 करोड़ का दिया जाता है। अथॉरिटी की जो अदर रिसिप्ट है वो भी सेक्शन 55 में जमा होगी। फिर है सेक्शन 55 के अनुसार ये फंड किस उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये जयपुर रीजन में जो भी डेवलपमेंट किया जाना है, जो भी प्रोजेक्ट है, जो जो भी स्कीम है, उन सबको फाइनेंस करने के काम में किया जाएगा।
अब देखते हैं सेक्शन 56 में। सेक्शन 56 के अनुसार अथॉरिटी के पास कौन सा अलग फंड होगा, तो कौन सा होगा, लोन फंड। 56 की हेडिंग क्या है, लोन फंड। लोन फंड्स में क्या क्या जमा किया जाएगा, तो सभी ग्रांट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो सेक्शन 55 में होंगे, सभी लोन और बोरोविंग राशि। लोन फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, लोन, बोरोविंग, रीपेमेंट, इन सब के लिए किया जाता है। लोन फंड से रीपेमेंट करते समय कौन सी राशि चुकानी होगी, तो दोनों देना पड़ेगा, मूलधन भी और उसके साथ में ब्याज भी चुकाना होगा। लोन फंड किस प्रकार का फंड है, कैसा फंड है ये है सिंकिंग फंड, यानी रीपेमेंट के लिए, सिर्फ रीपेमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 57 बात करता है रिजर्व एंड अदर फंड। 55 और 56 में जो दे रखे हैं उनके अलावा एक और फंड होगा, जो होगा रिजर्व फंड के नाम से होगा सेक्शन 56 में। इसमें क्या होगा, कोई अन्य विशेष स्पेशली डोमिनेटेड फंड भी बना सकती है जो उसे उचित लगे। तो अथॉरिटी को एक रिजर्व फंड बनाने का अधिकार है उन दोनों फंड से अलावा। अथॉरिटी अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी अन्य फंड बना सकती है, स्पेशली डिनोमिनेटेड फंड्स उसको कहा जाएगा। इस फंड का प्रबंध, मैनेजमेंट, इसमें जमा होने वाली राशियाँ, इन राशियों का उपयोग, एप्लीकेशन का निर्धारण सारे अथॉरिटी करेगी। बेसिकली याद हमें ये रखना है 55 और 56 के अलावा एक रिजर्व फंड भी अथॉरिटी के द्वारा बनाया जा सकता है। उसमें रिजर्व रखेगी, विशेष फंड्स होंगे कि ये सारा कंट्रोल अथॉरिटी के पास में होगा कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खर्च होगा, ये सब पावर अथॉरिटी के पास रहेगी। ये है सेक्शन 57। अब है सेक्शन 58, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये सेक्शन बात करता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, फंड्स है, वो किस में वेस्ट होंगे, किसके अधिकार में रहेंगे। तो सेक्शन 58 कहता है कि अथॉरिटी की जो भी प्रॉपर्टी, फंड्स या अदर एसेट्स है उनको किस तरह से होल्ड किया जाएगा और किस तरह से उन्हें अप्लाई किया जाएगा। तो अथॉरिटी की सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, फंड्स है या अदर एसेट है, वो इस एक्ट के तहत अथॉरिटी में ही वेस्ट करेंगे, अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे और इन सब को अथॉरिटी इस एक्ट के उद्देश्य के लिए यूज़ करेगा और उसी के अनुसार उसे होल्ड किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। मतलब क्या हुआ, फंड्स एसेट अथॉरिटी के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होंगे, ये तो बेसिक सी बात है, बल्कि एक्ट में जो भी उद्देश्य बताए गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, उन सब के लिए काम में लिया जाएगा। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी को सभी प्रॉपर्टी, फंड, अदर एसेट वेस्ट होंगे, इनका उपयोग एक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंग किया जाएगा और इन फंड का उपयोग अथॉरिटी के जो काम, कार्यक्रम, योजनाएं हैं उनके अनुसार किया जाएगा। सेक्शन 59, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इनकम। सेक्शन 59 कहता है कि अथॉरिटी को अपनी इनकम इन्वेस्टमेंट करने की पावर होगी, जो भी आ रही है इनसे जो पीछे वाले सेक्शन है उनमें। ये इन्वेस्टमेंट उसी प्रकार होगी जैसे इन्वेस्टमेंट इस एक्ट के अंदर अन्य मामलों में की जा सकती है। और इन्वेस्टमेंट करते समय जितने भी रूल्स, कंडीशन, लिमिटेशन है उनका पालन करना मैंडेटरी होगा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से प्राप्त जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड या अन्य आय है वो अथॉरिटी की इनकम का ही पार्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 59 बात करता है कि अथॉरिटी अपनी आय से एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उन इन्वेस्टमेंट से जो आय प्राप्त हो रही है वो भी अथॉरिटी की इनकम ही मानी जाएगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सेक्शन 57 बात करता है, सेक्शन 57 के अनुसार अथॉरिटी क्या बनाने का प्रावधान कर सकती है, तो क्या दे रखा है, अलग से एक रिजर्व फंड बनाया जा सकता है, स्पेशली डोमिनेटेड फंड उसका नाम होगा। सेक्शन 57 के तहत अदर फंड्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाएगा, तो ये पावर होगी अथॉरिटी के पास में, जैसा भी उसको उचित लगे। सेक्शन 57 क्लोज 2 के अनुसार इन फंड का मैनेजमेंट सम टू बी कॉम्प्राइज एंड एप्लीकेशन किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी स्पेशली इसे बना रही है तो जो भी अधिकार क्षेत्र होगा वो अथॉरिटी का ही रहेगा। फिर सेक्शन 57 के तहत कौन सा शब्द विशेष रूप से नामित फंड के लिए उपयोग होता है, तो कौन सा होगा, स्पेशली डिनोमिनेटेड फंड्स सेक्शन 57 में बनेगा। उद्देश्य क्या है, रिजर्व और अन्य फंड्स के लिए प्रावधान करना। 58 में देखते हैं, सेक्शन 59 के अनुसार किसके पास जो भी प्रॉपर्टी, फंड्स या अदर एसेट्स होंगे उन्हें कौन
किसे होल्ड करेगा, किसे होल्ड करेगा, जेडीए होल्ड करेगा। सेक्शन 58 के तहत प्रॉपर्टी फंड और एसेट किसके लिए होल्ड और अप्लाई किए जा सकते हैं, तो इस एक्ट के प्रोविजन और पर्पस के लिए। सेक्शन 58 में पर्पस से क्या अभिप्राय है, तो जो 16 में जो फंक्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 58 के तहत अथॉरिटी इन एसेट का उपयोग कैसे करेगी, तो कैसे करेगी, इस एक्ट के प्रोविजंस और पर्पस के अनुसार। फिर 658 का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फंड्स को अप्लाई करने के नियम बताना। सेक्शन 60 चार्जेस एंड एक्सपेंसेस की बात करता है। सेक्शन 60 कहता है कि अथॉरिटी को अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट करने की पावर है और एक्ट में बनाए गए चार्जर और एक्सपेंसेस भी उसी इनकम से देने की पावर है। अथॉरिटी अपनी इनकम से इन्वेस्ट कर सकती है, चार्जेस जो भी लग रहे हैं वो दे सकती है, एक्सपेंसेस दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी चार्जेस आएंगे उनको भी उसी में इंक्लूड किया जाए। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। सेक्शन 59 के अनुसार अथॉरिटी किसके पावर से इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो किसके पावर से, अपनी जो भी इनकम आ रही है उसकी, उससे वो इन्वेस्ट कर सकती है। क्वेश्चन 2, सेक्शन 59 के तहत इन्वेस्टमेंट करने का आधार क्या है, तो क्या आधार है, अथॉरिटी की अपनी आय। इन्वेस्टमेंट किन रूल्स, कंडीशन और लिमिटेशन के अनुसार किया जाएगा, तो सेक्शन 59 में जो भी रूल्स, कंडीशन और लिमिटेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट से प्राप्त जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड है या अन्य आय है वो किसका भाग होगा, तो वो अथॉरिटी की इनकम में ही माना जाएगा। सेक्शन 59 का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है, तो अथॉरिटी को अपनी आय से इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति सेक्शन 59 देता है। फिर है सेक्शन 60। सेक्शन 60 के अनुसार अथॉरिटी को इन्वेस्टमेंट करने की पावर किससे मिलती है, किससे मिलती है, अपनी इनकम से मिलती है। सेक्शन 60 के अनुसार अथॉरिटी किस इनकम से एक्ट में बताए गए चार्जेस भी दे सकती है, तो किससे दे सकती है, अपनी इनकम से। फिर है सेक्शन 60 के अनुसार अथॉरिटी किस इनकम से एक्ट में बताए गए एक्सपेंसेस भी दे सकती है। सारे क्वेश्चन एक साथ भी किए जा सकते हैं या घुमा फिरा के, यानी इनकम की ही यहाँ बात हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, सेक्शन 60 के अनुसार जब अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट करती है तो खर्च किस इनकम से दिया जाएगा, तो किस इनकम से, उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम से। सेक्शन 60 का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, अथॉरिटी को अपनी इनकम से इन्वेस्टमेंट, चार्जेस और एक्सपेंसेस करने की अनुमति देना। अब है सेक्शन 61, इसका टाइटल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 61 बात करता है बजट की। क्या कहता है, सेक्शन 61 कहता है कि अथॉरिटी को हर फाइनेंस ईयर के लिए एक बजट तैयार करेगा। अथॉरिटी अपना खुद का एक बजट तैयार करेगा। अथॉरिटी को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करना होगा और बजट में क्या क्या आता है आपको पता ही है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, यानी जो कितनी तो आय हो रही है और आपका कितना खर्च होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है सेम वही है। बजट सरकार द्वारा बनाए गए जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग और उसी टाइम में तैयार किया जाएगा और जो भी तैयार किया गया बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा और सबमिट किया जाएगा। सेक्शन 62 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 62 बात करता है अकाउंट्स की। तो अथॉरिटी को अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के प्रॉपर अकाउंट्स और अदर जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उन सबको मेंटेन करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी के पास में जो भी उसकी आय है उसका सही लेखा जोखा रखना होगा, कितना वो खर्च करेगा उस आय में से, एक्सपेंडिचर है उसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। अथॉरिटी के जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, जो भी है उन सबको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अकाउंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है एक्ट में उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा और सही लेखा जोखा करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो 62 बात करता है अकाउंट्स के बारे में। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि 61 और 62 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 61 क्या कहता है, अथॉरिटी क्या तैयार करेगा, देखिए हेडिंग का क्वेश्चन बनता है इसमें। तो 61 में क्या दे रखा है, बजट दे रखा है। 61 के अनुसार बजट किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो ओबियसली प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार किया जाएगा। सेक्शन 61 बजट में क्या क्या दर्शाया जाएगा, क्या जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, कितनी आपकी आय है और कितना आपका खर्च होने वाला है, ये बजट में दिखाया जाता है। बजट का फॉर्म क्या होगा, वो जो एक्ट में दे रखा है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो। 61 के अनुसार जो भी तैयार किया गया बजट किसे सबमिट किया जाएगा, तो किसे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को
सबमिट करना है। 62 में देखते हैं। 62 के अनुसार अथॉरिटी क्या मेंटेन करेगी, तो किसकी बात हो रही है उसमें, जो भी प्रॉपर अकाउंट्स हैं जो या उससे रिलेटेड जो भी अदर रिलेवेंट अकाउंट है उन सबको मेंटेन करना होगा। किन किन का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी अथॉरिटी, जितने भी रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उन सबको मेंटेन किया जाएगा। अकाउंट्स किस फॉर्म में रखे जाएंगे, सेम वही प्रिस्क्राइब। इस तरह के क्वेश्चन हमें अभी इजी लगते हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन हमें ट्रिकी लगते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन थोड़ा ना आ सकते हैं। तो कौन सा मैनर है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सेक्शन 61 किससे रिलेटेड है, अकाउंट और रिकॉर्ड से। अथॉरिटी को किसका पूरा लेखा जोखा मेंटेन करना अनिवार्य है, तो किसका, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, या जो भी एक्सपेंडिचर है, उन सब का अकाउंट्स अथॉरिटी को रखना होगा। फिर है सेक्शन 63 एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट। इसमें फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगी अथॉरिटी। हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगी। उसमें जो भी कार्य योजनाएं, आय व्यय, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें वो इसमें रखी जाएगी, मतलब इस सेक्शन में हेडिंग से काम चल जाएगा। रिपोर्ट वही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में तैयार की जाएगी और रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। ये बेसिकली बात करता है सेक्शन 63। सेक्शन 64 बात करता है ऑडिट की, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो सेक्शन 64 कहता है कि अथॉरिटी के जो भी अकाउंट्स है उनका ऑडिट कौन करेगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अथॉरिटी के अकाउंट का ऑडिट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऑडिट गवर्नमेंट के द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऑडिट एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम होगा और एक जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और ऑडिट रिपोर्ट जैसे ही अधिकारी तैयार कर देगा वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ऑडिट की सारी जो भी प्रोसेस है वो पूरी होगी।